गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका हम चैप्टर सेकंड में हमने आपको 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट कराए थे और आपकी हाफ बुक भी रीड कराई थी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग का प्रयोग लर्न करेंगे, रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका पेज नंबर 11, अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग का प्रयोग। ओके, टुडे डेट इज आपकी है आज 14 5 2021। ओके स्टूडेंट्स, अंग को अनुस्वार कहते हैं। यह ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। जब हम बोलेंगे अंग तो क्या होता है, आपकी जब हम इस अंग का उच्चारण करें तो क्या होती है, हमारी जो ध्वनि होती है, जो वायु होती है, जब उच्चारण करते समय जो वायु निकलती है वो हमारे नाक से निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपका आता है अनुस्वार का प्रयोग। प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण डा, इया, अड़ा, ना, मा की जगह एक बिंदु लगाकर किया जाता है। जैसे आपका ता वर्ग में नाक के नीचे हलंत की जगह आधा ना लगता है, कंधा। ओके स्टूडेंट्स, अंग को जो आपका आ के ऊपर चांद बिंदी लग जाता है उसको अनुनासिक कहते हैं। यह ऐसी ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों स्थानों से होते हुए निकलती है। जैसे आपके हो गया सांप, गांव आदि। इस पे क्या होता है, आपका नाक और मुंह दोनों स्थानों से होते हुए हवा जो है आपकी निकलती है। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जो चांद बिंदु होता है उसको ही हम अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विसर्ग का प्रयोग। विसर्ग का प्रयोग केवल उन शब्दों में होता है जो संस्कृत में हिंदी में आए हैं, जो आपकी संस्कृत में हिंदी में आए। जैसे आपका हुआ प्रातः, निस्वार्थ, दुख आदि। हिंदी के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जो आपके हिंदी के शब्द होते हैं उसमें क्या होता है, विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है, जो हलंत नीचे लगता है। जैसे आपने प्रातः को प्रातः की तरह बोला जाता है, जो हमने ये हलंत लिखा उसको प्रातः की तरह आप बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आपका नेक्स्ट आता है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाग से टकराते हुए बाहर निकलती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या होता है, मुख के किसी न किसी भाग से जो टकरा कर बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के आपके व्यंजनों के भेद 3 आधारों पर किए गए। पहला आपका होता है स्पर्श के आधार पर, सेकंड आपका श्वास या प्राणवायु के आधार पर, थर्ड है आपका स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर। तो सबसे पहले हम स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के भेद जान। तो स्पर्श के आधार पर, स्पर्श का अर्थ होता है, आप स्पर्श तो सब कुछ जो हम छूते हैं, छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग स्थानों को छूते हुए बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब उनके विभिन्न स्थानों, अलग अलग स्थानों को छूते हुए बाहर निकल तो हम उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ओके स्टूडेंट्स, ये 5 वर्गों में बांटा गया। आपके का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में आपका टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, डा और ढा। और ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। आपके ये आए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता है खा नंबर अंत स्था व्यंजन। अंत स्थ का अर्थ होता है बीच में स्थित। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच जैसा होता है उन्हें हम अंत स्था व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में आपके 4 होते हैं, या, र, ला, वा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का अर्थ है गरम। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है उससे ऊष्मा उत्पन्न होती, उन्हें हम ऊष्म। जब घर्षण करेगी तो क्या होगा, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अतः अंत स्था व्यंजनों की तरह ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 हैं, श, श, स एवं हा। ओके स्टूडेंट्स, आपका यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दी और आपका रीड भी कर दिया। अब हम श्वास और प्राण या वायु के आधार के व्यंजन के भेद हम नेक्स्ट डे रीड करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी 1-2 क्वेश्चन बता रही हूँ। आपके 2 क्वेश्चन हो गए थे, 2 क्वेश्चन मैं आज आपको बता रही हूँ, तो आप लोग कंप्लीट करेंगे। 3rd क्वेश्चन है हर्ष
तथा दीर्घ स्वर में क्या अंतर होता है? हमें अंतर बताना है हर्ष और दीर्घ स्वर में। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या है हर्ष स्वर। हर्ष स्वरों के जिन स्वर और जिन हटा देंगे। हर्ष स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ओके स्टूडेंट, जबकि फिर आप क्या लिखेंगे? जबकि दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? हर्ष स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। ये आपका थर्ड आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आंसर नंबर 4, अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग पर टिप्पणी लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका सबसे पहले अनुस्वार है, तो अनुस्वार आपका ये है, अंग को अनुस्वार कहते हैं, पूरा आपका यहाँ तक है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका आता है सेकंड, आपका आता है अनुस्वार का प्रयोग, तो ये पूरा आपका यहाँ तक ही है अनुस्वार। फिर अनुनासिक आपका पूरा यहाँ तक है। इसके बाद विसर्ग भी आपका पूरा यहाँ तक है। ओके स्टूडेंट्स, आपका अनुस्वार यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर के आपका पूरा यहाँ तक है, कंधा तक। इसके बाद आपका अंग को अनुनासिक आपका यहाँ तक हुआ। इसके बाद विसर्ग आपका पूरा यहाँ तक हुआ, बोला जाता है तक। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगी। ओके, थैंक यू।